हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। सो आ जाइए लाइव, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। राहुल जी लाइव आ चुके हैं, आकांक्षा आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुके हैं, अनु मिश्रा आ चुके हैं, प्रभात कुमार आ चुके हैं, ओके प्रशांत भी आ चुके हैं। राहुल तो दो है ना इस बैच में, मुझे याद हो गया नाम। चलो आइए फिर लाइव हम आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए बस स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम उन न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं जो हम एक दिन में ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, और माइक्रो में हम उनको रखते हैं जो हम ट्रेस अमाउंट में लेते हैं, जो सिर्फ मिलीग्राम्स में लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी नेचुरल होती है, कौन कौन सी आर्टिफिशियल होती है, किसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, कौन कौन से प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, कितने हम बॉडी में से बन जाते हैं हमारे, कितने हम बॉडी से बाहर से डाइट की फॉर्म में लेते हैं हम। ये सब कुछ हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। अब हम लास्ट क्लास कहाँ छोड़ी थी, तो मैंने बताया था कि मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और अगर प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में खा लेते हो तो क्या देखने को हो जाता है, हमारे बॉडी में क्या चेंजेस या क्या उसका हमारे बॉडी में डीमेरिट हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़ दी थी, तो आज की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, पहले हम देखते हैं प्रोटीन अगर ज्यादा खा लेते हो। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा भी ले लोगे तो ऐसे उसका कोई भी हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा ले लोगे तो। लेकिन बच्चों प्रोटीन की जब बात करते हैं तो अगर आपने प्रोटीन ज्यादा लिया तो प्रोटीन का बेसिक फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या बताया था, प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या थी, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ये बात हमने पढ़ी थी ना कि 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, और अमीनो एसिड के जुड़ने से ही प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो हमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसको हम प्रोटीन कहते हैं वो मिलता है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। अमीनो एसिड के फॉर्मूले में हमने पढ़ा था क्या होता है, NH2 होता है, पढ़ा था ना हमने, ये बात पढ़ी थी हमने। तो बच्चों अगर आपने प्रोटीन ज्यादा लिया तो अमीनो एसिड ज्यादा हो गए आपके बॉडी में। अमीनो एसिड ज्यादा मतलब NH2 आयंस ज्यादा हो गए, और ये NH2 आयंस जब ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में इनको H+ आयंस और मिल जाते हैं, हाइड्रोजन आयन और मिल जाते हैं, और NH2 और हाइड्रोजन आयन जुड़ते ही NH3 आयंस बन जाते हैं। और NH3 का मतलब होता है अमोनिया। अमोनिया इसका मतलब मैम अगर हमने प्रोटीन ज्यादा खा लिया तो हमारे बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो जाता है, और ये अमोनिया फिर ब्लड में घुल के ब्लड को फिल्टर होने के लिए ब्लड जाता है हमारे किडनी के पास, और ये हमारे किडनी में जाती हैं, और जब ज्यादा अमोनिया हो जाती है तो खून ढंग से फिल्टर नहीं हो पाता है, ये अमोनिया हमारे बॉडी से ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है, ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, और ये फिर धीरे धीरे आपकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। किसको, हमारे गुर्दों को खराब करना शुरू कर देता है। तो अगर ये H+ आयंस NH2 के साथ जुड़ गए तो अमोनिया बन गया आपके बॉडी में, और अमोनिया जब ज्यादा हो गया तो वो किडनी में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे किडनी फेल होने का, किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किडनी धीरे धीरे डैमेज होगी, और फिर आगे चलकर अगर बहुत ज्यादा अमोनिया हो गया तो आपका जो लीवर है जिसको आप यकृत कहते हो वो भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैम अगर हम प्रोटीन ज्यादा खा लेते हैं तो अमोनिया का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है, और वो अमोनिया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी और हमारा लीवर पे कुछ खराब प्रभाव पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारा लीवर और किडनी धीरे धीरे फेल हो जाते हैं, या ये डैमेज होने का, इनको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोटीन कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आपके बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। यानी कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है, बच्चे को। जब चाइल्डहुड स्टेज में होते हो आप, बच्चों के इतने छोटे छोटे हाथ हैं, पांव हैं, उनके ऑर्गन्स की, उनके टिश्यूज की ग्रोथ करवानी है, तो बच्चों को अपनी डाइट में क्या देना पड़ेगा,
प्रोटीन ज्यादा देना पड़ेगा। हम जिस स्टेज में हैं, अडल्ट स्टेज में, अडल्ट स्टेज के बाद प्रोटीन की कमी ना के बराबर देखने को मिलती है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग तो खा लेते हैं ना, हम लोग जैसे दूध पी लिया या आपने दाल खा ली, सोयाबीन खा लिया, मशरूम खा लिया, अंडा खा लिया, नॉन वेज वाले लोगों में तो प्रोटीन की कमी वैसे ही नहीं होती। तो ये प्रोटीन की कमी, डेफिशिएंसी कब देखने को मिलती है? ये बेसिकली चिल्ड्रंस में, जब आप चाइल्ड स्टेज में हो या इन्फेंट्स में, यानी कि जस्ट न्यू बोर्न बेबी है जिसके बॉडी की ग्रोथ करवानी है, उस बच्चे में ज्यादातर प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। हम लोगों के स्टेज में प्रोटीन की कमी देखने को नहीं मिलती, हम खा ही लेते हैं इतना प्रोटीन कि हम लोगों में कमी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा उन लोगों में हो जाता है जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, वो आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं, है ना, पाउडर की फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं, आपने देखा होगा। फिर कुछ दिनों के बाद उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उनका लीवर खराब हो जाता है, उनकी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये वाली बात तब लागू होती है। बाकी आप नेचुरल प्रोटीन खा रहे हो, नेचर से जो हमें मिल रहा है उसको खा रहे हो, तो फिर बहुत ही रेयर चांस होते हैं कम ज्यादा होने के, ठीक है बच्चों। अब कमी कब होती है? तो कमी बच्चों के अंदर, जब किसी बच्चे की ग्रोथ करवानी है, इन्फेंट है, जस्ट न्यू बोर्न बेबी है, उसके अंदर हमें उसके बॉडी की, उसकी मेंटली उसकी ग्रोथ करवानी है, उसके शरीर की फिजिकली ग्रोथ करवानी है, तब बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। और उस बच्चे में प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां हो जाती हैं। पहली बीमारी है क्वाशियोरकर, यहां लिख लो। पहली बीमारी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो पहली डिजीज देखने को मिलती है उसका नाम है क्वाशियोरकर, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं मेरास्मस। 2 नंबर पे जो होती है मेरास्मस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो आपको ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। ये दोनों कमी से हैं, और ये कब होता है? जब ज्यादा हो जाते हैं, तब लीवर और आपके किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वाशियोरकर और मेरास्मस में डिफरेंस क्या है। मैम कैसे क्वाशियोरकर होता है और कैसे मेरास्मस? देखो बच्चों, क्वाशियोरकर होता है ना, ये 4 से 5 साल के बाद बच्चों में, 4-5 साल या 6-7 साल का बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, उसके अंदर जो बीमारी है वो जनरली प्रोटीन की कमी से जो है वो क्वाशियोरकर देखने को मिलती है। जबकि जो मेरास्मस है वो 6 महीने के बच्चे में या 1 साल के बच्चे में या 1 से 2 साल के बच्चे में देखने को मिलती है। तो एज में डिफरेंस यहां पर आ जाता है। दूसरा, क्वाशियोरकर जो डिजीज है इसमें प्रोटीन की तो कमी होती ही होती है, साथ में ऐसे बच्चों में कार्ब्स की कमी भी देखने को मिलती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, शर्कराओं की कमी भी देखने को मिलती है। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो क्वाशियोरकर जिस बच्चे को है वो कुपोषण का शिकार हो चुका है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसका अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा, उसकी डाइट उसे अच्छे से नहीं मिल रही है, उसे ऐसी डाइट नहीं मिल रही जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में है। जबकि जो मेरास्मस है उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अंदर जब प्रोटीन की कमी होती है तभी मेरास्मस होता है। बात समझ में आई? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से मेरास्मस होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, आप समझने की कोशिश करना कि क्वाशियोरकर वाले बच्चे कैसे दिखेंगे, उनमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखेंगे, और मेरास्मस वाले में क्या क्या दिखेगा। ये क्वाशियोरकर वाला बच्चा है। अब इस बच्चे के अंदर देखो क्या क्या है। जिस बच्चे के अंदर क्वाशियोरकर हो जाता है उसके अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण का शिकार। आपने बोला होगा किसी का बच्चा बहुत पतला सा है, हड्डियां पसलियां दिख ली हैं उसकी, बहुत पतले पतले हाथ पांव है, तो हम क्या बोलते हैं? कुछ खाया कर, कुपोषण का शिकार है तू, है ना। तो बच्चा, यही बात है कि क्वाशियोरकर का मतलब होता है आपके बच्चे को अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, उसमें मल न्यूट्रिशन हो गया, वो कुपोषण का शिकार हो गया है। अब अगर उसको क्वाशियोरकर है तो क्या क्या लक्षण देखेंगे उस बच्चे के अंदर? उस बच्चे के जो बाल हैं वो बाल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। मैंने बताया ना, प्रोटीन से हमारे बाल अच्छे रहते हैं, बालों की ग्रोथ होती है। अब इस बच्चे को तो प्रोटीन मिल नहीं रहा है, तो इसके बाल ना इस तरीके से कुछ कुछ उड़े हुए बाल, कहीं कहीं बाल उड़ गए, कहीं कहीं बाल आए ही नहीं है, कहीं कहीं आए हैं, और बाल ना ऐसे मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े बाल दिखेंगे उसके, और दबे हुए बाल, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। बाल जड़ से निकलता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इनको बोलते हैं स्प्रेस हेयर, यानी कि
इसके बालों की ग्रोथ नहीं हुई, थोड़े थोड़े बाल रहेंगे, कहीं कहीं ज्यादा आएंगे बाल, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं आएंगे। नेक्स्ट, इस बच्चे का जो फेस है वो मून जैसा, ये देखो ना चांद जैसा फेस दिख रहा है, इसका चेहरा ऐसे हो जाता है, ऐसे चांद जैसा फेस हो जाता है इसका। और इस बच्चे का पेट फूल जाता है, ये देखो सीने वाला जो छाती वाला भाग है ना वो एकदम पतला हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, फैटी लीवर, लीवर में सूजन आ जाएगी, और अनेमिया मतलब खून की कमी देखने को मिलेगी इस बच्चे के अंदर। फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, फेस ऐसा हो जाता है गोल सा, ये वाला पार्ट, ये धड़ वाला यहाँ वाला पार्ट ना, छाती वाला पार्ट एकदम पतला हो जाएगा, पेट फूल जाएगा बहुत ज्यादा, हाथ पांव पतले हो जाएंगे, लीवर में इंफेक्शन मिलेगा उसके, और उसमें खून की कमी भी मिलेगी। तो क्वासियोरकर के सिम्टम्स लिखो कि इसमें बच्चे को अनीमिया, अनीमिया शब्द का मतलब होता है खून की कमी, इस बच्चे के अंदर खून की कमी देखेगी। दूसरा, इसके बच्चे की हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बाल उगते हैं लेकिन वो लंबे नहीं हो पाते हैं, दब जाते हैं वहीं पे जड़ों से निकल के, और इस बच्चे का जो चेहरा है वो मून शेप में हो जाता है, यानी कि चंद्रमा के आकार का हो जाता है, पेट फूल जाता है, डिस्टेंडेड एब्डोमिनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पेट फूल जाता है, और इस बच्चे का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर आपके बच्चे के बाल निकले, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पेट फूला है, हाथ पांव पतले हैं, फेस ऐसे हो गया है एकदम मून शेप में, तो उस बच्चे को क्वासियोरकर डिजीज है, यानी कि उस बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिल रहा है, उसको अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, आप उसे दाल वगैरह, दलिया वगैरह, ओट्स वगैरह नहीं खिला रहे हो, आप उसे फल फ्रूट नहीं खिला रहे हो, इसलिए ये बच्चा कुपोषण का शिकार हो चुका है। तो इसे बोलेंगे हम क्वासियोरकर। तो एग्जाम में आता है क्वासियोरकर बीमारी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो आपको क्या बोलना है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से ये देखने को मिलती है। अब मेरास्मस, मेरास्मस सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। मेरास्मस वाला बच्चा आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये छोटा बच्चा है ना, 6 महीने का, 1 साल का बच्चा होगा, मैंने कहा ना ये छोटे बच्चों में होती है, जस्ट न्यू बोर्न बेबी में होती है। इस बच्चे के अंदर क्या दिख रहा है आपको, इस बच्चे की हड्डी पसलियां इस तरीके से दिख रही होंगी, बहुत पतला, वजन कम हो जाता है, इस बच्चे का जितना वजन होना चाहिए वो वजन कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, लिख लो। नेक्स्ट, आप बताओगे इस बच्चे के अंदर जो शरीर है उसकी स्किन जो है उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये देखो ना सलवटें पड़ रखी हैं स्किन के अंदर, आपको ऐसा लग रहा होगा रिंकल्स आ रखे हैं, तो इस बच्चे की रिंकल्ड बॉडी हो जाती है। रिंकल्ड का मतलब होता है बच्चा कि इस बच्चे की बॉडी के ऊपर, क्या स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन ढंग से नहीं बन पाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं स्किन के ऊपर, और इसकी स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, ऐसा लगेगा फट रखी है इसकी स्किन, और इस बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, तो लिख लेना इसका फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट इज स्टॉप्ड, मंद बुद्धि के बच्चे हो जाएंगे। मेंटली जो उसका, फिजिकल और मेंटली जो उसकी ग्रोथ होती है ना, जो शारीरिक और मानसिक जो ग्रोथ होती है ना, वो रुक जाती है, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं मेरास्मस वाले बच्चे, यानी कि इन बच्चों को क्या हो चुका है, मेरास्मस डिजीज हो चुकी है। बात समझ में आई? तो क्वासियोरकर और मेरास्मस में ये डिफरेंस होता है बच्चा, क्वासियोरकर वाला ऐसा दिखता है इस तरीके से, थोड़े बड़े बच्चों में होती है, और मेरास्मस वाला ऐसा दिखता है, मेरास्मस वाला बच्चा ऐसा दिखता है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों को दाल खिलाओ, दलिया खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, ओट्स खिलाओ, दाल का पानी पिलाओ, अगर खा नहीं सकता तो पानी पिलाओ उसको, उसको दूध दो अच्छी मात्रा में, उसको थोड़े बहुत बीच बीच में फल फ्रूट्स भी खिलाओ, नहीं तो आपके बच्चे को क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा आपका बच्चा। तो बच्चों प्रोटीन की डेफिशिएंसी से 2 बीमारी, ज्यादा होने से मैंने बता दिया लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो NH2 है, वो अमोनिया में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो इसी के साथ आपका प्रोटीन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स लिख दो, लिपिड्स जिसको हिंदी में हम वसा या लिपिड नाम से ही जानते हैं। देखो बच्चों, लिपिड को हम कॉमनली, इसका कॉमन नाम जो है वो फैट है, फैट बोलो लिपिड बोलो बात बराबरी है। लिपिड्स को हम साधारण नाम से, कॉमनली हम जिस नाम से जानते हैं उसको फैट कहते हैं।
जब मैंने फैट बोला तो आपके दिमाग में सबसे पहला सेंटेंस क्या आया? यही आया होगा, मैम तेल और घी में फैट होता है। तेल और घी में फैट ज्यादा होता है, बाकी फैट पनीर में, दूध में, मक्खन में, चीज में, चिकन में, मटन में, इन सब में फैट होता है। तेल और घी मेजर सोर्सेस होते हैं, इनमें ज्यादा होता है फैट, आप ऐसे बोलो। चलो फिर बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट भी क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी कैसे कंपाउंड हैं? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसका मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि इनमें भी कार्बन पाया जाता है, इसीलिए तो हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन एलिमेंट्स, इन तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी इनमें भी कार्बन है ना? कार्बन देखो, इनमें कार्बन है, बिल्कुल है। इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। दीज आर ऑल्सो एनर्जी कंपाउंड्स, यानी कि इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा किससे मिलती है? जिसका मेटाबॉलिज्म होता है उसी से तो एनर्जी मिलती है। तो इनसे भी हमें एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम लिपिड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। कितनी? तो अप्रोक्स 9.1 to 9.3 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी होती है। आपको याद है हमने पढ़ा था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 से 4.5 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 से 4.2। तो अब देखो उनका दुगुना एनर्जी दे रहा है फैट। लेकिन अगर आप फैट ज्यादा खाओगे तो आपके शरीर में डिजीज भी ज्यादा हो जाएंगी, बीमारियां भी ज्यादा हो जाएंगी। फैट ज्यादा खाने से आपके हार्ट से रिलेटेड, हृदय से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, स्ट्रोक पड़ जाता है। ये सब आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाओ, एनर्जी भी देगा और कोई काम ऐसा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा हमारे बॉडी को। लिपिड्स में भले ही एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर आपने लिपिड्स ज्यादा खा ली ना तो ज्यादा बीमारियां भी तो अपने बॉडी में लगा लोगे। इसलिए अपनी डाइट में ज्यादा किसको रखो? कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा रखो, क्योंकि भैया कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी भी मिल रही है और साथ में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओ तो बीमारियों से बचते रहोगे। बात समझ में आ गया? अब मैंने कहा लिपिड्स बोलती, एनर्जी वाला पॉइंट समझ में आ गया कि एनर्जी भले ही ज्यादा मिल रही है 1 ग्राम लिपिड में, लेकिन हम ज्यादा नहीं खा सकते। ज्यादा खाओगे तो हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को सामना करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी बीमारियां, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। जब फैट की बात करते हैं तो फैट की बात करते ही आपके दिमाग में क्या आता है? तेल और घी आता है। अब तेल और घी को अगर आपने पानी में डाला तो क्या ये मिक्स हो जाते हैं? नहीं होते ना। पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। इसका मतलब जो फैट होती है वो पानी के अंदर क्या होती है? इनसोल्यूबल होती है। इनसोल्यूबल का मतलब होता है ये पानी में घुलती नहीं है, घुलनशील होती है, ये पानी में नहीं घुलती है। इसलिए हम कहते हैं लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर भागना। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया का मतलब होता है डर। जो पानी से डरे, जो पानी के अंदर ना घुले, उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जो पानी के अंदर घुल जाए उसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो जो तेल और घी या फिर कोई भी फैट है वो पानी के अंदर नहीं घुल सकती, वो इनसोल्यूबल होती है। इसीलिए तेल और घी पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब ये घोलनी है तो किस में घुलती है? तो जो फैट होती है ना ये किस में सोल्यूबल होती है? इनको घोलना है तो आपको देना पड़ेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे इथर, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे इथर, जैसे क्लोरोफॉर्म, केमिस्ट्री में आएगा सभी। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए काम में आता है, जैसे बेंजीन। इन सबके अंदर फैट घुल जाती है। तो फैट किसके अंदर घुल सकती है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, कार्बनिक विलायकों के अंदर, जैसे इथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। लेकिन फैट पानी में नहीं घुलती है।
ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ईथर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेंजीन क्या होता है। तो पानी के अंदर आपका तेल घी नहीं घुल सकता, लेकिन घोलना है तो इनके अंदर डाल दो, घुल जाएगा कंप्लीटली, घुल जाएगा कंप्लीटली। बात समझ में आ गई मेरी? ओके। फैट होती क्या है, उनसे कितनी एनर्जी मिलती है, किस में घुलता है, किस में नहीं घुलता है। अब बात यह आती है कि मैम जो फैट होती है इसके सोर्सेस क्या क्या है, क्या खाएं कि हमारे बॉडी में फैट आता है, इसके स्रोत क्या क्या है। तो लिख लो क्या क्या सोर्सेस है। तेल खा रहे हो, कोई भी तेल, बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी के बीजों का तेल, कोई भी तेल खाओ फैट जाएगा। घी, किसी का भी घी खाओ, भैंस का, गाय का, है ना, घी। बटर, बटर का मतलब होता है मक्खन जो खाते हैं हम, ठीक है। बटर मिल्क जिसको आप छाछ बोलते हैं, छाछ में भी होता है। पनीर, पनीर में भी फैट होता है। इसके अलावा फिश खा रहे हो, मछली खा रहे हो, उसमें भी होता है। मछली का तेल खा रहे हो, फिश ऑयल खा रहे हो, उसमें भी होता है। बाकी तेल सारे लिख लेना, नारियल का तेल, बादाम का तेल, सूरजमुखी का तेल, सारे तेल लिख दो, ठीक है। इसके अलावा आपने खाया चीज, चीज जो आपके किस में बनती है, पिज्जा सैंडविच में डलती है ना। उसके अलावा आप खा रहे हो चिकन, नॉनवेज खा रहे हो, मटन खा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है, फैट होता है। दूध में भी फैट होता है, बिल्कुल होता है। पनीर किससे बनता है, दूध से ही बनता है, दूध से ही बनता है। मलाई वाला दूध खा रहे हो, ज्यादा फैट खा रहे हो, है ना। लेकिन एक आता है टोन्ड मिल्क, आपने देखा होगा, टोन्ड दूध आता है अमूल का। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिनके हार्ट वार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, मेडिसिन खाते हैं, तो वो टोन्ड मिल्क पीते हैं। टोन्ड मिल्क में क्या होता है, उसको फेंट के उसकी मलाई वगैरह, उसका फैट अलग कर दिया जाता है, तो उसमें बहुत कम फैट होता है, तो वो लोग खाते हैं टोन्ड मिल्क, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो तेल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गया, मछली का तेल हो गया, चीज, चिकन, मटन, इन सब से हमें क्या मिलता है, फैट। ये मेजर सोर्स है, इनसे ज्यादा मिलता है हमें फैट, वो लिखवाए हैं मैंने आपको। पॉइंट समझ में आ गया कि ये सारे सोर्सेस हैं जिनसे हमें फैट मिलती है, और यही तो हम खाते हैं। तेल घी तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जो खाता नहीं होगा, है ना। अपन सब्जी किस में बनाते हैं, तेल में या घी में बनाते हैं। तो ये सारे तेल घी, हम सारी चीजें हम खाते हैं कभी ना कभी। ओके। अब बात ये आती है कि मैम लिपिड किसका बना हुआ होता है। तो लिपिड्स या फैट किसकी बनी हुई होती है, जब फैटी एसिड्स वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ता है, तो हमें लिपिड मिलता है, यानी फैट मिलता है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम फैट वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के जुड़ने से बनता है। बिल्कुल सही है। ग्लिसरॉल का नाम आपने सुना होगा कि ग्लिसरॉल को हम आंखों में लगा लेते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जो लोग मूवीज वगैरह में रोती हैं, जो नाटक सीरियल्स में लड़कियां रोती रहती हैं, वो आंख के यहाँ पर ग्लिसरॉल की 2 बूंदे लगा लेती हैं, फिर उनके आंसू ऐसे चलते हैं। आपको लग रहा है वो सच में दिल से रो रही हैं, रो नहीं रही हैं, वो तो रोने की एक्टिंग कर रही हैं, आंख में केमिकल लगा लिया, उससे आंसू आ रहे हैं उनके, ठीक है। तो यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब जुड़ जाता है तो इसी के जुड़ने से फैट बनता है, यानी लिपिड बनता है। और बच्चा यही फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जब साबुन बनाते हैं ना, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, साबुन बनता है सपोनिफिकेशन प्रोसेस से, साबुनीकरण विधि से बनता है। और ये दोनों काम आते हैं साबुन बनाने में। इसीलिए जब आपका नहाने का साबुन आपकी आंख में चला जाता है तो आपको आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि नहाने के साबुन में भी क्या है, ग्लिसरॉल है। आर्टिफिशियल टीयर्स बनाने में काम आता है ग्लिसरॉल। कृत्रिम आंसू, एक आंसू होते हैं जब आपको किसी के लिए दुख होता है या आप सैड होते हो, आप रोते हो, तब निकलते हैं, वो नेचुरल टीयर्स हैं। और ये क्या है, ये तो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, यानी कि कृत्रिम आंसू। आपको कोई दुख वुख नहीं है, आपने तो केमिकल लगा के आप रो रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी आंखों में क्या लगा के रो रहे हैं, आप ग्लिसरॉल लगा के रो रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के जुड़ने से बनता है।
ठीक है, तो हमारे बॉडी में जब फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाते हैं तो ये फैट बनती है, या हम बाहर से खाते हैं ये लिपिड्स, या हम ये लिपिड्स बाहर से खाते हैं। अब बात ये आती है कि मैम लिपिड्स खाते तो हैं, लिपिड का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती हैं लिपिड्स, लिपिड्स क्या क्या काम करती हैं, तो जरा लिखिए क्या क्या काम करती हैं। सबसे पहला, लिपिड से हमें एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल होती है, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी ऊर्जा देते हैं। इनफैक्ट ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा फैट खाया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं नस ब्लॉक हो जाएगी, बीपी हाई वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ये बीमारियां ज्यादा फैट खाने से आ जाती हैं। दूसरा, पहला एनर्जी तो देंगे ही देंगे फैट, आपको पता है मैंने ऊपर लिखवा दिया है कि 1 ग्राम लिपिड में 9.1 से 9.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। दूसरा, लिपिड्स क्या करती हैं, हमारे बॉडी में जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, उनको सुरक्षा देने का काम करती है। अब कैसे, स्मूथ का मतलब चिकना नहीं होता है, स्मूथ की हिंदी चिकना होती है, लेकिन यहां पे स्मूथ का मतलब है सेंसिटिव ऑर्गन। जो आपके बॉडी में मान लो कोई इस तरीके से कोई सेंसिटिव ऑर्गन है, तो लिपिड्स क्या करती हैं, चारों तरफ इस तरीके से एक लेयर बना लेती हैं, अपनी ऐसे एक परत बना लेती हैं, और परत बनने से लिपिड की इस ऑर्गन को सुरक्षा मिल गई, इसको क्या मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी न्यूट्रिएंट है या क्या चीज हम खाते हैं जो हमारे बॉडी में स्मूथ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, तो वो लिपिड हो गई। लिपिड अपनी एक परत बना देता है, किसके चारों तरफ, स्मूथ ऑर्गन्स, जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ बना देता है, जिससे उस ऑर्गन को सुरक्षा मिल जाती है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट, लिपिड्स हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करती है। ये क्या बनाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाती है, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे होता है, ये तो अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल की पूरी क्लास ही आपके कोलेस्ट्रॉल पे ही होगी। अभी फिलहाल लिख दो ये कि लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी हेल्प करती है। इसीलिए मैंने कहा लिपिड ज्यादा खाओगे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो सुनते ही हो आप, फलाना इंसान को आजकल देखो कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। हमसे 15 साल के बच्चा बर्गर पिज्जा सैंडविच ठूसेगा हर दिन, खाएगा तो उसका फैट ही बढ़ेगा, और जब फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर उस बच्चे को हार्ट अटैक ही तो आएगा, और क्या होगा, है ना। नेक्स्ट आप बताओगे, लिपिड्स हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, ये हार्मोन्स बनाने में सहायक होते हैं, हार्मोन बनाने का काम करते हैं। आपको लास्ट क्लास याद है ना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था हमारे बॉडी में हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन, दूसरे स्टेरॉइड हार्मोन। मैंने कहा था कि जो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन होते हैं उनको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, और जो फैट यानी लिपिड से बने हुए हार्मोन्स होते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। आपको याद है कि नहीं याद है ये बात? तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूं कि लिपिड से बने हुए हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी कि लिपिड हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाने का भी काम कर रहा है। जब मैं आपको हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहां पे आपको पढ़ाऊंगी एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सब हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं, ये सब फैट के बने हुए होते हैं। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन होते हैं, वहां पर आपको ये चीज याद आएगी। इसका मतलब मैम लिपिड एनर्जी दे रहा है, सेंसिटिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, हार्मोन बना रहा है, इसी के साथ लिपिड्स हमारे बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है। लिपिड्स हमारे बॉडी को वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। अब वाटर प्रूफ कैसे, मेरा ये मोबाइल है, ये वाटर प्रूफ है, आप बोलते हो ना कि ये मेरा मोबाइल है, ये वाटर प्रूफ है, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन वाटर प्रूफ है, ये पानी का अवशोषण नहीं कर सकती। ठीक ऐसे ही मेरी जो स्किन है, मेरे शरीर की जो स्क्रीन है यानी कि स्किन, ये त्वचा, ये भी वाटर प्रूफ है।
आप नहाते हो 1 बाल्टी पानी से, डेली नहाते होंगे, कुछ लोग होंगे निकम्मे जो 4-5 दिन में एक बार नहाते होंगे। नहाते हो तो 1 बाल्टी पानी से, तो जितने पानी से नहाए उतना पानी नीचे आपका फर्श से होता हुआ आपके शरीर के मेल को उतार के आपकी नाली में चला गया। कभी देखा है कि पानी नहाया है वो 1 बाल्टी पानी आपके शरीर में चला गया? नहीं जाता ना। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन क्या है? वाटर प्रूफ है। अगर ये स्किन वाटर प्रूफ नहीं होती तो सारा पानी किसके अंदर आ जाता? सारा पानी आपके शरीर के अंदर चला जाता, आपका शरीर पानी का टैंक बन चुका होता। तो ये जो आपकी स्किन को या आपकी बॉडी को, आपकी त्वचा को या आपके शरीर को वाटर प्रूफ कौन बना रहा है? तो आप कहोगे वाटर प्रूफ आपका लिपिड बना रहा है। तो हमारी स्किन में लिपिड की लेयर होती है, और मैंने बताया ना लिपिड पानी में नहीं घुलते हैं। अगर पानी में घुल रहे होते तो सारा पानी आपके बॉडी में आ जाता। तो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से को दूर भगाती हैं, पानी से खुद दूर भागती हैं। इसलिए हमारा बॉडी वाटरप्रूफ है, हमारी स्किन वाटरप्रूफ है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में लेयर किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की बनी हुई है। हमारी सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसलिए आपका बॉडी वाटरप्रूफ बन गया। इसलिए आपका बॉडी क्या बन गया? वाटरप्रूफ बन गया। तो याद रखिएगा इस चीज को कि लिपिड्स के क्या क्या काम हो गए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, लिपिड्स एनर्जी देते हैं, बिल्कुल देते हैं एनर्जी, उसमें कोई नानुकुर नहीं है। स्मूथ ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन देते हैं, बिल्कुल देते हैं, उनके चारों तरफ लेयर बना देते हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करती है हमारे बॉडी में, ये हार्मोन्स बनाने का काम करती हैं, ये हमारे बॉडी को वाटरप्रूफ बनाती हैं। इसलिए लिपिड्स जरूरी भी है खाना, लेकिन ज्यादा खाना जरूरी नहीं है। ज्यादा खा ली तो बीमारी कर देंगी। तो ये लिपिड्स के काम है। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाए थे प्रोटीन के काम। क्या क्या प्रोटीन का काम पढ़ाया था आपको याद है? प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइम बनाने में काम करते हैं, हमारी मांस को बनाते हैं, मसल्स को डेवलप करते हैं। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है, सेल्स टिश्यूज की ग्रोथ करवाता है, बालों की ग्रोथ करवाता है, नाखून की ग्रोथ करवाता है। ये प्रोटीन के काम थे। ठीक है, ऐसे ही ये फैट के काम है। तो फैट खाना जरूरी है, लेकिन अच्छी फैट खाओ ना। अच्छी फैट का मतलब है कि आप लिमिटेड अमाउंट में खाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाओगे तो फिर आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, देखने को मिलेगी। तो ये सारे काम किसके थे? ये सारे काम थे आपके फैट के। इतने सारे काम कौन करता है? फैट करता है। अब जो बात आती है वो अगली बात ये आती है कि मैम फैट हमने खा ली, आपने बता दिया फैट क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है। उसके बाद आपने क्या बता दिया? उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो फैट होती है वो ये काम करती हैं। अब बात जो आती है वो ये आती है कि मैम फैट का डाइजेशन कहाँ होता है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, पाचन कहाँ होता है फैट का? जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा था? हमारे मुंह से ही, माउथ से शुरू हो रहा था, फिर छोटी आंत में जाके कंप्लीट हो रहा था। प्रोटीन का डाइजेशन पेट से शुरू हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही फैट का डाइजेशन कौन करता है मैम हमारे बॉडी में? डाइजेशन तो करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी ना इससे। अब कौन करता है, कहाँ होता है? तो फैट का डाइजेशन एक जूस करता है, जिस जूस को हम बाइल जूस बोलते हैं, जिसको हम पित्त रस बोलते हैं। पित्त रस, बाइल जूस सुना होगा आपने कभी ना कभी तो, कि हमारे बॉडी में एक रस बनता है, एक जूस बनता है, जिस जूस को हम बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं। ये जूस बनाता कौन है? ये बनाता है लीवर, यकृत, और ये बनाकर छोटी आंत में डाल देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और वहां पर ये क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। लेकिन फैट का कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये फैट का कैसा? पार्शियल डाइजेशन करता है। ये आंशिक तौर पर फैट को बचाने का काम करता है। बिल्कुल सही सुने आप। हेलो, हाँ जी बोलिए मैडम, बताइए क्या काम है? हाँ हाँ बताइए। ठीक है, तो मैंने ये बोला
कि फैट का डाइजेशन कौन करता है, तो हमारा लीवर एक जूस बनाता है जिस जूस को हम बाइल जूस कहते हैं, और ये बाइल जूस डाइजेशन करता है फैट का, लेकिन फैट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है। कैसा? पार्शियल, यानी थोड़ा बहुत कर देता है। फिर कंप्लीट कौन करता है, तो एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम लाइपेज एंजाइम है। एल से लिपिड, एल से लाइपेज, ऐसे याद रख लो। और ये लाइपेज कौन बनाता है, तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, इससे बनता है। और बन के ये भी कहां आ जाता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है। और छोटी आंत में फिर ये क्या करता है, जितनी भी फैट बची जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, उसका क्या कर देता है, ये कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, ये पूर्ण तरीके से पाचन कर देता है। अब बच्चों यहां पर जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, वो सुनो ध्यान से। याद रखने वाली बात यह है कि बाइल जूस भी छोटी आंत में आके गिरता है और लाइपेज एंजाइम भी छोटी आंत में आके गिरता है, यानी कि छोटी आंत में फैट का डाइजेशन शुरू भी होता है और कंप्लीट भी हो जाता है। ये बात समझ में आ रही ना? जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो मुंह में हो रहा था, फिर छोटी आंत में हो रहा था, प्रोटीन का पेट में, फिर छोटी आंत में, लेकिन फैट का डाइजेशन ओनली एंड ओनली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कौन कौन करता है, तो एक रस बाइल जूस, और दूसरा कौन, तो एक लाइपेज नाम का एंजाइम। दूसरा कौन, एक लाइपेज नाम का एंजाइम। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, फैट का डाइजेशन, वसा का पाचन कौन कौन कर सकता है, तो एक जूस जिस जूस को हम बाइल जूस कहते हैं, दूसरा एक एंजाइम जिसको लाइपेज एंजाइम कहते हैं। कहां होता है, छोटी आंत में होता है। अभी ये चीज समझ में नहीं आई ना, तो मैं इसके बाद जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, तो बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये वहां पर एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, अगर नहीं आई है तभी छोड़ दो। सिर्फ इतना याद रख लो कि भाई फैट का डाइजेशन बाइल जूस और लाइपेज एंजाइम करता है छोटी आंत में, बस। बाकी सब मैं आगे पढ़ाने वाली हूं आपको, एक एक करके डायग्राम बना के पूरा। ओके, तो फैट क्या होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। हम क्या क्या खाते हैं, तेल खा लिया, घी खा लिया, छाछ खा ली, दही खा लिया, बटर खा लिया, चीज खा लिया, मक्खन खा लिया, इन सब से हमें फैट मिलता है। फैट पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, हमारे बॉडी में एनर्जी देंगी, बिल्कुल देंगी, लेकिन बच्चा साथ साथ ये अगर ज्यादा खा ली तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमें बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हम फैट को कम खा के कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ज्यादा रखें, तो हम हेल्दी रहेंगे, हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। अब मैंने कहा कि जो फैट होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो फैटी एसिड्स की बनी हुई होती है। तो फैट के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि फैट के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं, जो वसीय अम्ल हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। और इसी के आधार पर हमने फैट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। भाई किस टाइप का फैट होगा, तो उसमें जिस टाइप का फैटी एसिड होगा उसी टाइप का फैट होगा, यानी कि फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की बनी हुई होती हैं, तो जिस टाइप का फैटी एसिड होगा उसी टाइप की फैट हो जाएगी। तो दो टाइप के फैटी एसिड्स या दो टाइप की फैट होती हैं। पहली होती है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये केमिस्ट्री में वापस पढ़ोगे आप। हिंदी में इनको बोलते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, या हम कहते हैं संतृप्त वसा। भाई जिस टाइप का फैटी एसिड होगा वही फैट हो जाएगा। तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ तो सैचुरेटेड फैट हो गया। और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैट्स या फैटी एसिड्स। तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया तो अनसैचुरेटेड फैट बन गया आपका। हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो दो टाइप की फैट होती हैं, संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट बोल दो, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैट बोल दो। केमिस्ट्री में फिर से पढ़ोगे।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके एग्जाम्पल आते हैं मेन एग्जाम में। परिभाषा याद हो जाएगी तो एग्जाम्पल ऐसे टिक करके आ जाओगे कि मैम ने ये परिभाषा लिखवाई थी। मैंने कहा कि फैट के अंदर कार्बन होता है या नहीं होता, आपने कहा मैम कार्बन होता है, आपने कहा कार्बन होता है फैट के अंदर, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये भी क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कार्बनिक यौगिक हैं, तो इसमें कार्बन होगा। तो ऐसी फैट जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, उस फैट को हम सैचुरेटेड फैट या संतृप्त वसा कहते हैं। यानी कि ऐसी फैटी एसिड्स जिसकी स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एक ही बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दूसरा, इसमें क्या होगा, इधर वाले में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध होंगे। तो जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको हम असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। पहली परिभाषा याद रखना, पहली परिभाषा, ठीक है। दूसरी जो बनती है इनकी, जब आप किसी फैटी एसिड को हीट करते हो, हीटिंग देते हो, यानी कि गर्म करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, गैस पे रखते हो, या आप बाहर धूप में रख दिया तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इनकी जो स्टेट है वो लिक्विड हो जाती है, ये पिघल जाते हैं, ये तरल अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने इनको कूलिंग इफेक्ट दे दिया, आपने इनको फ्रिज में रख दिया, बर्फ में रख दिया, तो ये जम जाते हैं, ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, ये जमना शुरू हो जाते हैं। तो इस फैट को हम सैचुरेटेड फैट बोलेंगे, इस फैट को हम सैचुरेटेड फैट बोलेंगे। और इधर वाली को चाहे आप हीट दे दो, चाहे आप कोल्ड यानी कि ठंडा कर दो, ये हमेशा और हमेशा लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ये इनकी स्टेट चेंज नहीं होती है, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये जमते नहीं है। तो अगर ऐसी कोई फैट जिसको फ्रिज में रखने पे जम गई, धूप में रख दिया तो पिघल गई, तो वो कौन सी है, ये वाली। जिसको आपने फ्रिज में रखा या धूप में रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कौन सी है, ये वाली। 2 परिभाषा होगी। तीसरी, ये वाली मेनली हमें कहां से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं, यानी कि इनका जो मेन सोर्स होता है वो एनिमल है। ये हमें जंतुओं से मिलती हैं, ये हमें जानवरों से मिलती है, ये एनिमल फैट होती है। और ये मेनली हमें कहां से मिलती हैं, प्लांट से या प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलती हैं। वो एनिमल प्रोडक्ट से मिलती हैं, तो ये प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलती हैं, पादपों के उत्पादों से मिलती हैं, यानी कि प्लांट के बीज, प्लांट के फलों से, प्लांट के फूलों से, इन सब से मिलेगी। और ये किससे मिलेगी, ये जानवरों के दूध से, फिर उससे बना हुआ पनीर, उससे बना हुआ घी, इससे मिलेगा। तो एक बार फिर से परिभाषा सुनो, ऐसी कोई फैट जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जिसको गर्म करो तो तरल अवस्था में जमा दो, यानी कि टेम्परेचर कम करा, फ्रिज में रखा तो जम गया, और मेनली वो प्लांट्स एनिमल से मिला, एनिमल प्रोडक्ट से, जानवर से नहीं, जानवर के प्रोडक्ट से मिला। फॉर एग्जाम्पल लिखो क्या क्या, घी। अब घी किससे मिलता है, गाय भैंस से। घी को फ्रिज में रखते हो तो क्या हो जाता है, जम जाता है। बाहर रखते हो, यानी कि थोड़ा सा धूप वूप में रखा तो क्या हो गया, पिघलना शुरू हो जाता है। घी हो गया, डालडा घी हो गया, जो आप तेल से घी बनाते हो, पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में। वेजिटेटिव ऑयल्स को घी में बदल देते हैं हम, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सब, ठीक है। घी हो गया, डालडा घी हो गया, बटर, मक्खन हो गया, छाछ हो गई, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, छाछ हो गया, पनीर हो गया, चीज, चिकन, मटन लिख दो, फिश लिख दो, मछली लिख दो, मछली खा रहे हो आप, मछली का लीवर खा रहे हो। साथ में अगर नॉनवेज खाते हो आप तो चिकन हो गया, मटन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तेल, घी, मक्खन, पनीर, दूध भी लिख दो, मिल्क भी लिख दो। अगर ये सब खा रहे हो तो आप किस टाइप का फैट खा रहे हो, अब इस टाइप का फैट खा रहे हो।
और इधर एग्जाम्पल सारे टाइप के ऑयल्स, सारे तेल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कैटेगरी में आते हैं, एक तेल को छोड़ के। और ये बताएंगे आपको। इधर एग्जाम्पल लिखो, ऑयल तेल, किस किस का तेल जानते हो आप? आलमंड ऑयल लिख दो, किस किस का ऑयल? आलमंड का मतलब होता है बादाम का तेल। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून का तेल। और कौन सा तेल होता है तीसरा? तीसरा मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल। सूरजमुखी के बीजों का तेल निकलता है, सनफ्लावर सीड, जिसको आप रिफाइंड भी बोलते हो, रिफाइंड तेल हो गया। और कोई भी तेल, ठीक है। फिश लीवर ऑयल या फिश ऑयल, मछली का तेल। देखो बच्चों, मछली खाया, मछली का लीवर खाया तो ये वाली वसा खाई, लेकिन मछली का तेल निकाल के खाया ना तो फिर ये वाली खाई आपने, ये। ऐसे ही इधर कोकोनट ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल, सॉरी नारियल का तेल खा रहे हो, नारियल को तेल को आपने देखा होगा। नारियल तेल आप अगर फ्रिज में रखते हो तो जम जाता है ना, सर्दियों में देखा होगा जम जाता है। फिर हम सर्दियों में धूप में रखते हैं, तो धूप में रखा तो वो क्या हो गया? पिघल गया। फ्रिज में रखा तो वो क्या हो गया? वो जम गया। तो आप मुझे ये बताओ कि नारियल के तेल को हम कहाँ पे रखते हैं? ये अपवाद बनते हैं बच्चा, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। यानी कि ऊपर आपने लिखा कि ये मेनली किससे मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है, जानवर से मिलता है, जानवर के उत्पाद से मिलता है। जबकि नारियल के तो पेड़ पे लगते हैं, फिर उसका तेल निकलता है, तो ये प्लांट प्रोडक्ट हो गया। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया यहाँ पे, इसलिए हमने अपवाद लिख दिया। और इधर देखो आप कि जब हम बोल रहे हैं कि ये प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली, तो फिश का ऑयल, मछली तो जानवर है तो यहां आना चाहिए था। तो इस परिभाषा के अनुसार ये इसका अपवाद बन गया, ये इसका अपवाद बन गया। बात समझ में आ गई मेरी? हाँ, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, वो सब उधर ही जाते हैं बच्चा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ही जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिपिड होती क्या है, कितने टाइप की, तो देख लेना। इन तीनों की मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है। कुछ कुछ बुक्स वाले सिर्फ यही लिख के छोड़ देते हैं, कुछ ये कुछ ये, फिर एग्जाम्पल लिख देते हैं। मैंने आपको तीनों बता दी। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे तो ऐसे याद कर लेना यार कि जो जम जाता है फ्रिज में रखने पे वो संतृप्त वसा है, जैसे घी जम जाता है, डालडा घी जम जाता है, बटर जम जाता है, मक्खन, है ना। इसके अलावा आप याद करोगे कि जो मेनली एनिमल से मिलती है, एनिमल के प्रोडक्ट से मिलती है, वो सब यहाँ आती हैं। और जो प्लांट से मिलते हैं सारे के टाइप के तेल, लिनोलेनिक एसिड, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं वो भी यहीं आते हैं सारे, वो इधर लिख लेना। तो लिपिड क्या होता है, उसके बाद मैंने पढ़ा दिया कि लिपिड के क्या क्या फंक्शन हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा दिया कि लिपिड को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब जो बात आती है वो ये आती है कि मैम आपने बोला लिपिड्स ज्यादा खा लोगे तो क्या बढ़ जाएगा? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास, एक पूरा क्लास लग जाएगा इसको पढ़ाने में, क्योंकि एग्जाम में आए ना आए लेकिन आपके जीवन में बहुत काम आएगी कोलेस्ट्रॉल लेवल वाली क्लास। आपने देखा होगा आजकल 8-10 साल के बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ के उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये मैं कल की क्लास में बताऊंगी आपको, आज इतना ही बहुत है। और हाँ, इस चैप्टर के, जब देखो इस चैप्टर को पढ़ाने में मुश्किल से मुझे 3 क्लास और लगेंगी, क्योंकि कल हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिए, लिपिड वाला पार्ट खत्म हो गया, फिर 2 क्लास विटामिन की और 1 क्लास में 25-30 मिनट में मिनरल्स हो जाएंगे अपने। तो मुश्किल से मुश्किल इसके 3 क्लास मानो इस चैप्टर की, ठीक है। जब मैं 3 क्लास पढ़ा दूंगी ना, उसके बाद आप मुझसे इस चैप्टर के डाउट पूछ लेना। कोई भी डाउट आए किसी भी टाइप का, और डाउट आ रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो ना, डाउट नहीं आ रहा है तो वो खराब बात है। तो आप जो भी डाउट आपका बने वो मेरे से 2-2.5 क्लास के बाद आप तीसरी क्लास में आप पूछ लेना बच्चा। कल हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ लेंगे, उसके बाद 2 क्लास में विटामिन खत्म कर लेंगे और 1 दिन